हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है जगन वर्सेस जजेस केस। ये हैं आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी, और ये हैं आपके जो सीजेआई हैं मिस्टर एस ए बोबड़े जी। तो क्या इशू चल रहा है आंध्र प्रदेश के सीएम और जुडिशरी के बीच में, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन फोकस हमारा ये नहीं होगा, लेकिन मेन फोकस हमारा क्या होगा, वो ये होगा कि जजेस के रिमूवल के लिए दो ग्राउंड्स होते हैं। ओके, तो उन ग्राउंड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और क्या प्रोसीजर, इन हाउस प्रोसीजर क्या होता है जजेस के रिमूवल के लिए, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एक ही लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले केस को समझते हैं कि हुआ क्या। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी। उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पर्टिकुलरली नाम भी रिवील है, नाम है उनका जस्टिस एन बी रमना। उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए इन्होंने, आंध्र प्रदेश के सीएम ने, कि वो स्टेट हाई कोर्ट्स की जो पोस्ट होती हैं, मतलब स्टेट हाई कोर्ट में कोई केस गया तो उस केस को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मींस वो इंटरफेयर कर रहे हैं इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट इन द स्टेट। बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने इस तरह का जो एक लेटर लिखा सीजेआई को, और कहा कि कुछ हाई कोर्ट के जज जो हैं, अब हाई कोर्ट के जजों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया, वो उनकी गवर्नमेंट के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं दिखा रहे हैं, वो हॉस्टाइल हैं उनके लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए, एंड आर डेलिबरेटली स्ट्राइकिंग डाउन हिज रिजीम्स डिसीजन एंड ऑर्डर्स। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है उसको जो है कोर्ट में मजाक की तरह लिया जा रहा है, और उनके ऑर्डर्स की या डिसीजंस की बिल्कुल भी यहाँ पर सराहना नहीं हो रही है। यानी कि मिल करके जो है वो गवर्नमेंट को एक तरीके से अलग ही कर रहे हैं, मतलब बाइकआउट एक तरीके से आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट्स कुछ स्कीम चालू करती है तो जुडिशरी उसको मना कर देती है। इस तरह की अपोजिशन चीज़ें देखने को जुडिशरी में मिल रही हैं। ये लेटर लिख करके सीजीआई को भेजा। इन इफेक्ट ही एज एक्यूज्ड मैनी जजेस। उन्होंने कहा कि कुछ जजेस मिसकंडक्ट कर रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, और पॉलिटिकल बायस हैं। एक जज की भूमिका होती है कि उसको किसी भी तरह के बायस में नहीं रहना होता। पॉलिटिकली बायस तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो पॉलिटिकली बायस हैं। सच एन ओपन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर और जुडिशरी के बीच में ऐसा ओपन कन्फ्लिक्ट इज़ विदाउट प्रेसिडेंट। क्वेश्चंस अराइज अबाउट व्हाट कैन बी डन अबाउट द सीरियस कंप्लेंट्स। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या होगा अगर ये कंप्लेंट्स सीरियस निकली तो। इन हाउस प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले ये देखिए कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है ना कि एक सीएम रहेगा, तो सीएम की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और जुडिशरी की पोस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दूसरी पोस्ट को इस तरह के एलिगेशंस पर लगा रही है, मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों ही पोस्टें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अभी प्रशांत भूषण जी ने इस तरह का केस किया था, जैसे जुडिशरी की अवहेलना की थी, तो यहाँ पर जो केस इतना बड़ा नहीं बन पाया, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्ज लगाया वगैरह वगैरह। तो प्रशांत भूषण जी की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं थी, वो एक एनजीओ के हेड थे, एक इमिनेंट जूरिस्ट थे, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और अब जुडिशरी को कुछ ना कुछ स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा करप्शन और मिसकंडक्ट के खिलाफ। तो पहले ये देखिए आप, एक जज का रिमूवल किन ग्राउंड्स पर होता है। तो या तो उसने मिसकंडक्ट किया हो या इम्प्रोप्राइटी हो, यानी कि उसका जो उसने जो कुछ काम किए हैं वो इमोरल वर्क किए हों। अगर वो इमोरल वर्क्स में इन्वॉल्व था या मिसकंडक्ट किया तो फिर उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं दो चीज़ों की यहाँ पर बात हुई कि एक तो होता है इम्पीचमेंट और एक आता है इन हाउस प्रोसीजर। तो इम्पीचमेंट के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप जाइए पॉलिटी के अपने नोट्स में जा कर के इम्पीचमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे इन हाउस प्रोसीजर्स की। तो ये इन हाउस प्रोसीजर पहले देखते हैं अडोप्ट कब किया गया। तो जस्टिस जे एस वर्मा जी आए थे 1997 में एज अ सीजेआई ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिवील किया। डॉक्यूमेंट का नाम था री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ। नाम से ही पता चल रहा है, री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़, एक जज के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। तो एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल उन्होंने यहाँ पर इसको
डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया कि एक जज की जो बिहेवियर है उसके अंदर कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस सब के बारे में ये जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया। द फुल कोर्ट passed a resolution that an in-house procedure would be adopted for the action against judge for the act of commission या omission that go against these values। अगर किसी जज ने इन वैल्यूज़ को लागू नहीं किया, उस जज के अंदर ये वैल्यूज़ नहीं है या उन्होंने इस वैल्यूज़ का पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ अगर कोई भी केस बनता है तो उसकी जो प्रोसीजिंग होगी वो इन हाउस होगी। मतलब इन हाउस में हम उसका प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो अगर उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाने हैं तो एक 5 जज की कमेटी बनी इसको प्रोसीजर को लागू करने के लिए। रिपोर्ट एडोप्टेड हुई 15 दिसंबर 1999 में और ये पब्लिक रिपोर्ट कर दी गई 2014 में, और अब जा कर के इन हाउस प्रोसीजर है। तो ये आप वर्क कैसे करता है। इन हाउस का मतलब आप समझिए, जैसे जुडिशरी एज अ हाउस हम कह सकते हैं, एक पूरा हाउस हो गया जुडिशरी का। तो जुडिशरी के मेंबर से डिसाइड करेंगे एक मेंबर ने क्या किया है। आपके हाउस में क्या होता है, एक मेंबर डिसाइड करता है कि दूसरे मेंबर्स ने क्या किया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ हैं। तो इन हाउस प्रोसीजर का देखिए किस तरीके से वर्क करता है। जैसे एक कंप्लेंट गई हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, गौर फरमाइए हाई कोर्ट का जज, नॉट हाई कोर्ट का सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, नहीं, ठीक है। अगर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एक कंप्लेंट गई तो सीजेआई ये डिसाइड करेगा कि ये जो कंप्लेंट आई है ये कहीं किसी ने मजे में तो नहीं डाल दी, मतलब फ्राइबोलस तो नहीं है, और क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि जुडिशियल मैटर से, और इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी सीरियस मिसकंडक्ट और इम्प्रो, मतलब सही देखेंगे और गलत देखेंगे कि हाँ कंप्लेंट सही है, फ्राइबोलस तो नहीं है, और बाकी कुछ मिसकंडक्ट हुआ भी है या ऐसे ही कर दी गई है, कुछ इम्प्रॉपर्टी है या नहीं है। एक तो ये चीज़ देखेंगे। अगर उन्हें लगा कि ये सीरियस है, मतलब मुद्दा सीरियस है, मतलब या तो मिसकंडक्ट किया या इम्प्रॉपर्टी की है, तो सीजेआई वुड गेट द जज रेस्पॉन्स। तो जो जज इन्वॉल्व है जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है उसका रेस्पॉन्स यहाँ पर लिया जाएगा। ही मे क्लोज द मैटर इफ़ ही सेटिस्फाइड विद द रेस्पॉन्स। तो सीजेआई के मन में आई, उन्होंने लगा कि भाई जो जज है वो सही कह रहा है, तो केस वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन अगर एक डीपर प्रोब नेसेसरी है, कि अगर लगा कि हाँ भाई जज ने कुछ गलत तो किया है इसीलिए इसके खिलाफ कोई डीपर प्रोब होनी चाहिए, तो बोथ द कंप्लेंट एंड द जजेज रेस्पॉन्स एलोंग विद द चीफ जस्टिस कमेंट आर कंसिडर्ड फॉर फर्दर एक्शन। तो फिर फर्दर एक्शंस लिए जाएंगे, केस क्लोज नहीं होगा। अगर डीपर प्रोब की ज़रूरत है तो कौन से एक्शंस लिए जाएंगे। आफ्टर कंसिडरिंग द हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस, गौर कीजिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वहाँ पर सलाह ली जाएगी। द जज इन्वॉल्व, जज जो इन्वॉल्व है जिसके खिलाफ केस आया है, और द कंप्लेंट दैट इज़ आंध्र प्रदेश के सीएम यहाँ पर इन द केस, ओके। तो इन तीनों की यहाँ पर सलाह ली जाएगी। सीजेआई अगर उसको नेसेसरी लगा तो वो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा प्रूफ को हैंडल करने के लिए। द कमेटी वुड हैव 2 सीजे ऑफ अदर हाई कोर्ट्स। तो जितने भी हाई कोर्ट्स इंडिया में काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स हैं, ओके, तो उन हाई कोर्ट्स में से किन्हीं 2 हाई कोर्ट्स के सीजे को बुलाएगा, चीफ जस्टिस को बुलाएगा, और एक हाई कोर्ट का जज होगा। तो 3 मेंबर की ये कमेटी बनेगी यहाँ पर प्रोब को फाइंड करने के लिए। मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कंप्लेंट आए तो, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कंप्लेंट आए तो 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, जिसमें से कि 2 होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक होगा हाई कोर्ट का जज, ठीक है। लेकिन द इंक्वायरी इट होल्ड्स इज ऑफ द नेचर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग मिशन। तो ये जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है इसका काम होगा कि फैक्ट ढूंढ करके लाए कि क्या कहा था, क्या सुना, उसने क्या कहा, आंध्र प्रदेश के सीएम ने कुछ गलत तो नहीं कह दिया था, इन्होंने ऐसा मिसकंडक्ट किया क्यों किया, ये सब यहाँ पर देखेंगे। कोई डिसीज़न नहीं देंगे, कोई डिसीजन नहीं देंगे। इज़ नॉट अ फॉर्मल जुडिशियल इंक्वायरी इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। कोई फॉर्मल डिसीजन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फैक्ट ढूंढे जाएंगे। द जज कंसर्न इज एंटाइटल टू अपीयर बिफोर। तो जिसके खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट आई है उस जज को इस कमेटी के सामने प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ठीक। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अगर केस आए हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, लेकिन अगर केस आए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ तो वो जो कमेटी बनेगी उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और 2 चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट होंगे। अगर ऐसा कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तो फिर उस जो कमेटी है उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। अगर ऐसा ही केस आता है सीजेआई के खिलाफ
तो फिर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस यहाँ पर होंगे। तो दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हाई कोर्ट के जज के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अलग, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अलग, और CJI के लिए सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब क्या होगा अगर प्रोब डन हो गई तो, मतलब प्रोब कमेटी बनी थी, उन्होंने फाइंडिंग्स की, उन्होंने देखा कि हाँ कुछ गलती हुई है। अगर प्रोब डन हो गई तो क्या होगा, या तो सही होगा या आदमी गलत होगा। इफ़ द कमिटी फाइंड्स सब्सटेंस इन द चार्जेस इट कैन गिव 2 काइंड्स ऑफ रिकमेंडेशन। अगर उसे कुछ मिला कि हाँ भाई कुछ गलती हुई है, तो ये 2 तरह के रिकमेंडेशन यहाँ पर दे सकती है कमेटी। पहला कि मिसकंडक्ट इज सीरियस, कि गलती तो हुई है जज से, जज ने मिसकंडक्ट किया है और वो मिसकंडक्ट सीरियस है, और उसे उसकी पोस्ट से रिमूव कर देना चाहिए, ऑफिस को वैकेंट कर देना चाहिए, एनफ टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ ऑफिस, और दैट इज़ नॉट सीरियस एनफ टू वारंट रिमूवल। या तो मिसकंडक्ट सीरियस है या फिर सीरियस नहीं है। तो सीरियस है तो ऑफिस से तुरंत ही निकाल दिया जाएगा, और अगर सीरियस नहीं है तो फिर रिमूवल नहीं किया जाएगा। और उसको यहाँ पर ये देखिए, अगर सीरियस है तो इन द फॉर्मर केस द जज कंसर्न्ड विल बी अर्ज टू रिज़ाइन। ठीक है, उसे कहा जाएगा भाई आप रिज़ाइन कर दो, या आप वॉलंटारी रिटायरमेंट ले लो उससे पहले ही, इससे पहले आपके खिलाफ आपको पता है कि केस बड़ा बनेगा, तो आप रिटायरमेंट ले लो, इससे आपकी इज्जत भी थोड़ी कम रह जाएगी। इफ़ द जज इज़ अनविलिंग टू क्विट, अब जज कह रहा मैं तो क्विट नहीं करूँगा, मतलब मैं अपनी पोस्ट से नहीं जाऊँगा, मैं अपना जो ऑफिस है वो वैकेंट नहीं करूँगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उससे उसका जुडिशियल काम छीन सकता है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ की सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लियर द वे फॉर पार्लियामेंट इज़ बिगिन टू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब यहाँ से पार्लियामेंट अपना इम्पीचमेंट का काम शुरू कर सकती है। ठीक, इम्पीचमेंट के काम में आप मुझे ये बताइए कि कौन से हाउस में इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू होगी फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, कमेंट में बताइए, जाके देखिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और फिर बताइए। द मिसकंडक्ट डज नॉट वारंट रिमूवल, द जज वुड बी एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली। अगर मिसकंडक्ट लगता है कि भाई रिमूवल ज़रूरी नहीं है, इन द सेकंड केस, जैसा कि यहाँ पर बताया ना कि 2 केस बनते हैं, एक तो मिसकंडक्ट सीरियस है और एक मिसकंडक्ट सीरियस नहीं है। तो मिसकंडक्ट सीरियस है तो हटा देंगे, और नहीं सीरियस है तो फिर उसको एडवाइस दी जाएगी, ऐसा मत करा करो, आगे से ऐसा मत करना, ये है वो है, माफ़ी मांग लो, बस खेल ख़त्म। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया। कैसा क्या होगा इन हाउस प्रोसीजर में, तो शुरुआत से लास्ट तक का हमने डिस्कस कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिकल्स आपके रेगुलरली यहाँ पर द हिंदू में आ रहे हैं एडिटोरियल पेज पर, अब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रशांत भूषण जी ने आर्टिकल निकाला, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक, तो यही है प्रोबिंग जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी एंड करप्शन। ठीक, द सोरी प्लाइट ऑफ आंध्र प्रदेश हायर जुडिशरी, ये आर्टिकल अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोरली हमने चीज़ों को डिस्कस यहाँ पर कर लिया। तो ये था आपका, ये पूरी वीडियो इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड थी कि बेसिकली हमने केस भी डिस्कस किया कि क्या है जगन वर्सेस जजेज का केस, और क्या है इन हाउस प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस। तो हमने प्रोसीजर भी देखा और केस भी देखा, यानी कि वीडियो के अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।